इस वीडियो में हम कवर करेंगे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि CS619 का स्प्रिंग 2023 का प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें एडमिन होगा, स्टूडेंट होंगे और फैकल्टी, तीन तरह के यूजर्स होंगे। एडमिन जो है मेंबर रजिस्ट्रेशन करेगा और रोल असाइन करता है, बुक्स वगैरह एंटर करता है। मेंबर्स जो हैं वो देख सकते हैं बुक्स कौन सी पड़ी हुई हैं, उनको सर्च कर सकते हैं, बारो की जा सकती है बुक। और एडमिन रिटर्न करेगा, इसमें फ़ाइन पॉलिसी होगी, इसकी रिपोर्ट्स डिफरेंट तरह से होगी कि जिन मेंबर्स को फ़ाइन हुआ है वो डिस्प्ले होंगे, लिस्ट डिस्प्ले होगी जो बुक्स बारो की गई हैं, ठीक है। और रिमेनिंग कॉपीज़ कितनी रह गई हैं और इसी तरह नंबर ऑफ़ अवेलेबल बुक्स कितनी है। तो सबसे पहले इसको रन कर लेते हैं। आप जैम्प को स्टार्ट करेंगे, अपाची को भी, माई एसक्यूएल को भी, और दोनों के एडमिन पे क्लिक करेंगे तो एक में डेटाबेस ओपन होगा आपका। ये अपाची के एडमिन पे क्लिक करने से लोकल होस्ट ओपन होता है। यहाँ आपने अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो डेटाबेस चूँकि नहीं हुआ इंक्लूड, तो पहले डेटाबेस अपना कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। लाइब्रेरी के नाम से डेटाबेस क्रिएट किया गया, उसके बाद इंपोर्ट कर लेना है डेटाबेस को। चूज़ फाइल और डीबी फोल्डर में पड़ा हुआ है लाइब्रेरी के नाम से, इसको इंपोर्ट कर लिया। तो उसके बाद जब आप इसको रिफ़्रेश करें तो आपका प्रोजेक्ट रन हो जाता है। बेसिकली इसमें यूज़र टेबल में डिफरेंट यूज़र रजिस्टर हुए हुए हैं ऑलरेडी। इनको लॉगिन करके मैं इसकी फंक्शनैलिटी दिखा सकता हूँ। हाँ, एडमिन लॉगिन होगा। एडमिन लॉगिन होने के बाद वो यूज़र्स को देख सकता है, यहाँ से नया यूज़र ऐड कर सकता है, उसका रोल सेलेक्ट करता है, फैकल्टी है या एडमिन है, उसकी आईडी देता है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता है और नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट वगैरह। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेगा तो ये यूज़र सेव हो जाएगा। जिस तरह के ये तीन यूज़र सेव हुए हैं, इस तरह यूज़र को एडिट किया जा सकता है। उसका प्रोफाइल अपडेट करने पे इसका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। डिपार्टमेंट भी सेलेक्ट करना पड़ता है, इसके बाद अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद ये बुक्स हैं, टोटल बुक्स आ रही होती हैं, यहाँ से नई बुक ऐड की जा सकती है। बुक का नेम, ऑथर सेलेक्ट करके उसकी जो जानरे है या कैटेगरी है वो सिलेक्ट की जाती है, क्वांटिटी दी जाती है, एडिशन उसका, और उसकी लोकेशन और डिस्क्रिप्शन ये दे के सेव बटन पे बुक सेव हो जाती है। फ़िलहाल तीन बुक्स ऐड हैं और ऐड की जा सकती हैं। किसी बुक को भी सर्च करना हो टाइटल से तो आप इस सर्च बार में आप उसका टाइटल करें तो वो सर्च हो सकती है। क्लियर फिल्टर से सारी दोबारा आ जाएंगी। और इस तरह ऑथर नेम से आपने अगर करनी हो तो आप किसी भी ऑथर का नेम लिख के तो इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे ये मार्टिन लिंक्स की बुक है तो मार्टिन लिंक्स से आगे क्लियर फिल्टर कर दें, ठीक है। यहाँ से बुक इशू होगी, बुक्स को एडिट किया जा सकता है, ठीक है। उसकी क्वांटिटी वगैरह इंक्रीज़ करनी हो या जो भी उसकी एडिट करना हो, इसको डिलीट किया जा सकता है, इशू किया जा सकता है कि किस डेट को इशू हो रही है, किस डेट तक इशू हो रही है। और यहाँ पे फैकल्टी या स्टूडेंट की आईडी दे के सेव करते हैं तो ये इसका रिकॉर्ड इशूड में आ जाता है। इशूड में जो इशूड पे क्लिक करें तो जो बुक इशू हो चुकी हैं वो आती हैं। यहाँ से उसका स्टेटस आ रहा होता है कि ये इशूड है या वापस आ गई है। फाइन इन केस अगर लेट रिटर्न हो तो पर डे 30 के हिसाब से ये फाइन क्लिक होता है कैलकुलेट। और अगर रिसीव पे क्लिक करें तो रिसीव डेट, जिस डेट को रिसीव हो रही हो वो एंटर करके सेव करते हैं। जैसे यहाँ कर लेते हैं, ये बुक डिपॉजिट हो गई है और इसका फ़ाइन ज़ीरो है क्योंकि 30 तक 30 तक ये इसकी डेडलाइन थी, ये 29 को होगी, इसका फ़ाइन ज़ीरो है। और जो बुक लेट डिपॉजिट हुई है उसका फ़ाइन कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल में इधर
कैटेगरीज, डिफरेंट बुक्स की जो कैटेगरीज हैं, नावल है, साइंस फिक्शन है, कॉमेडी है वगैरह, वो कैटेगरीज ऐड हो सकती हैं, नई कैटेगरी ऐड की जा सकती है, किसी कैटेगरी को एडिट किया जा सकता है। इस तरह डिफरेंट ऑथर्स ऐड हो सकते हैं, मैंने 5-6 किए हुए हैं, और भी ऐड हो सकते हैं। इस तरह ऑथर भी एडिट और नए ऐड हो सकते हैं, और डिलीट क्लिक करने से ये डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद रिपोर्ट्स है, यहाँ पे 3 हैं टोटल बुक्स आ रही होती हैं, इस पे क्लिक करें तो बारोड बुक्स पे क्लिक करें तो कोई अभी तक बारोड नहीं है, क्योंकि सारी रिटर्न हो चुकी हैं। इस तरह फाइन कलेक्शन में जो फाइन होता है वो आता है। इसका इतना फ़ाइन है 1 दिन का, और ये 3 दिन लेट आई है तो इसका 90 फ़ाइन है। उसके बाद लॉग आउट हो सकता है, और यूज़र या फैकल्टी जो स्टूडेंट है या फैकल्टी लॉग इन होके अपना प्रोफाइल देख सकता है, अपनी जो बुक्स अवेलेबल हैं उनको देखा जा सकता है। यहाँ से उसकी बुक का टाइटल दे के सर्च किया जा सकता है, या ऑथर नेम एंटर करके किया जा सकता है। क्लियर फिल्टर करने से ये ख़त्म हो जाता है, और यूज़र लॉग आउट करता है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी थी। अभी हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड ओपन करने के लिए आप कोई भी एडिटर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो ओपन करें। उसके बाद ओपन फोल्डर पे जाएं, और अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर को जो htdocs में पड़ा है उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लें, और हम इसको स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। तो हम इसको यूज़र वाइज देखते हैं। पहले एडमिन को लॉगिन करके उसकी जो फाइल्स को एक्सेस कर रहा है वो देखेंगे, फिर हम स्टूडेंट या फैकल्टी की फाइल्स को देखेंगे। सबसे पहले होम है, ये सब देख रहे होते हैं। जो भी फाइल ओपन होती है यहाँ से देखा जा सकता है कि इंडेक्स वाली फाइल ओपन है। इंडेक्स फाइल पे हेड पोर्शन में हम हमारे जो एसेट फोल्डर में हमने रखे हुए हैं CSS, बूटस्ट्रैप, फैंसी बॉक्स वगैरह, उसके जो CSS फाइल्स हैं उनका लिंक देते हैं, और फाइल में सबसे नीचे हम जो जावास्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं उनका लिंक देते हैं। ये हर फाइल के अंदर जिन फाइल्स को हम एसेट फोल्डर में रखा होता है उनको हम लिंक करते हैं। उसके बाद हमने लिंक किया हुआ है नेविगेशन बार को, जो इंक्लूड वाले फोल्डर में पड़ी है। इसमें इसको मैं लॉगिन वगैरह के बाद एक्सप्लेन करता हूँ। और उसके बाद हमने एक इमेज सेट किया है, बैकग्राउंड इमेज, जिसका पाथ हमने दिया है कि ये एसेट वाले फोल्डर में, IMG वाले फोल्डर में ये फाइल है, जो कि हमें ये बैकग्राउंड पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, एसेट वाले फोल्डर में, IMG वाले फोल्डर में ये फाइल पड़ी है। उसका लिंक दिया है सोर्स इमेज का, तो इमेज डिस्प्ले होती है, और आगे हमने फ्रंट पे ये लिख दिया है। ठीक है, तो इंडेक्स वाली फाइल में यही कुछ है। अगर हम लॉग आउट हो जाएं तो लॉग इन फाइल है, हम इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले लॉगिन डॉट PHP। अच्छा, ये चीज़ें वही हर जगह पे सेम रहेंगी। ठीक है, लॉगिन फॉर्म बेसिकली क्या है कि ये लिखने के बाद हमने 2 इनपुट फील्ड्स बनाई हैं और लॉगिन का बटन बनाया है। तो यहाँ पे हमने इनपुट फील्ड ये है कि ये बनाई है लॉगिन आईडी इंटर करने के लिए, ये पासवर्ड इंटर करने के लिए। हर इनपुट फील्ड का नेम हमने रखा हुआ है, इसका नेम लॉगिन आईडी है, इसका नेम पासवर्ड है, और ये लॉगिन का बटन बना हुआ है। ठीक है, जिस पे क्लिक करने से ये फॉर्म सबमिट होता है। ये फॉर्म सबमिट होता है अकाउंट कंट्रोलर डॉट PHP पे। ठीक है, इस फॉर्म की आईडी दी हुई है माई फॉर्म हमने, तो हम कहते हैं माई फॉर्म का जैसे सबमिट फंक्शन कॉल हो, तो हम इसको अकाउंट कंट्रोलर पे सबमिट कर रहे हैं पोस्ट के थ्रू। अकाउंट कंट्रोलर पे अगर लॉगिन क्लिक हुआ है, इफ इज सेट पोस्ट लॉगिन, इसका मतलब है कि लॉगिन का बटन अगर क्लिक हुआ है, जो कि लॉगिन वाली फाइल पे है, इसका नेम हमने लॉगिन रखा हुआ है। इसको हम इधर चेक करते हैं कि अगर लॉगिन का बटन क्लिक हुआ है तो लॉगिन आईडी वाली इनपुट फील्ड से डाटा लेके इस वेरिएबल में सेव करते हैं, पासवर्ड से डाटा लेके इस वेरिएबल में सेव करते हैं,
और हम यूज़र टेबल सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र, यूज़र टेबल में से देखते हैं कि लॉगिन आईडी इसके इक्वल है इसके, और पासवर्ड इसके इक्वल है। तो अगर ये सही हो और प्रोफाइल स्टेटस अगर ये ठीक हो, उसके बाद हम क्या कहते हैं कि इस रो वेरिएबल में हम पूरी इस क्यूरी के रिजल्ट को फेच सॉक के थ्रू पूरी अरे ले लेते हैं। और प्रोफाइल स्टेटस अगर ज़ीरो हो तो हम कहते हैं वेट फॉर एडमिन अप्रूवल, जिसका जिसका अकाउंट भी एडमिन ब्लॉक करता है वो लॉगिन नहीं कर पाता। अदरवाइज़ क्या करते हैं, हम सेशन के अंदर यूज़र आईडी सेव करते हैं, सेस नेम वेरिएबल में हम नेम सेव करते हैं, टाइप के अंदर यूज़र टाइप सेव करते हैं, और इधर हमने यूज़र टेबल के अंदर यूज़र टाइप रखा हुआ है। जो ज़ीरो है वो एडमिन होता है, वन जो होता है फैकल्टी होता है, और टू स्टूडेंट होता है। तो वही हम चेक कर रहे हैं कि अगर इस रो की यूज़र टाइप में वन सेव है तो फैकल्टी होगा, अगर टू हो तो स्टूडेंट होगा। और इस यूज़र टाइप वेरिएबल को हम सेस यू टाइप में सेव कर देते हैं। तो सेशन जब एक बार लॉगिन होते वक्त सेट होते हैं, तो जब तक लॉग आउट नहीं होते ये सेशन सेट रहते हैं, ठीक है। और हम मैसेज देते हैं लॉग्ड इन सक्सेसफुली। तो जैसे देखें कि अभी यहाँ पे आ रहा है वेलकम विजिटर, और यहाँ से एडमिन को लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद सेशन सेट हो जाते हैं, तो वेलकम एडमिन और एडमिन का नेम आ जाता है। ये मैं बता रहा था आपको नेव के अंदर कि ये नेव बार क्या है। ये ऊपर जो पूरी नेव बार बनी हुई है इसका कोड है ये, इंक्लूड वाले फोल्डर में नेव डॉट पी एच पी के नाम से। इसमें सबसे पहले हमने ये नाम लिखा है प्रोजेक्ट का, ये वाला, ठीक है। और इसके साथ एक फॉन्ट आसम का बुक वाला आइकन बनाया है। और यहाँ पे वेलकम सबके लिए लिखा आता है, ठीक है, वेलकम। और उसके बाद एडमिन, जो भी यूज़र टाइप होती है और यूज़र का जो नेम होता है वो डिस्प्ले हो जाता है। और अगर यूज़र टाइप नहीं होती तो विजिटर आ जाता है, ठीक है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे यूज़र टाइप और नेम आ जाता है, जो भी यूज़र लॉगिन हो। हम चेक करते हैं वेलकम के बाद, चेक करते हैं कि अगर सेशन नेम सेट है तो यूज़र टाइप लिखो और उसके बाद नेम लिखो, एल्स अगर सेट नहीं है तो विजिटर लिख दो। तो ये इस तरह डिस्प्ले होता है। और अगर यूज़र टाइप ज़ीरो हो तो उसको ये वाले लिंक्स नज़र आते हैं एडमिन को, ठीक है। एडमिन को ये जो नज़र आ रहे हैं लिंक्स, यूज़र पे क्लिक करें तो यूज़र डॉट पी एच पी फाइल ओपन होती है, बुक्स पे क्लिक करें तो बुक्स डॉट पी एच पी फाइल ओपन होती है, वगैरह वगैरह। अगर यूज़र टाइप वन हो, वो फैकल्टी हो, तो उसको प्रोफाइल, बुक्स और इशूड नज़र आएंगे। और अगर यूज़र टाइप टू है तो उसको भी प्रोफाइल, बुक्स और इशू नज़र आएंगे। लॉग आउट इनकेस अगर लॉग इन है तो सबको नज़र आएगा, अदरवाइज़ लॉग इन का बटन नज़र आएगा, ठीक है। ये चेंज होता है ऊपर, जैसे देखें, जैसे अभी यहाँ नज़र आ रहे हैं, मैं लॉग आउट करता हूँ तो ये चेंज हो जाते हैं, ये आ रहे हैं हमारे नेव से, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स को हम देख चुके हैं, हम यूज़र्स पे आते हैं। ये फाइल है यूज़र्स डॉट पी एच पी। यूज़र्स डॉट पी एच पी में ये वही चीज़ें हैं कि ऊपर हमने सी एस एस की फाइल्स को इंपोर्ट किया हुआ है, उसके बाद नेव को इंक्लूड किया हुआ है, उसके बाद यूज़र्स। अच्छा, इधर हमने दो बनाई हैं दो फॉर्म बनाया है, ठीक है। इसमें एक में क्या करते हैं कि हम बाय नेम सर्च कर सकते हैं, दूसरे में हम आईडी के थ्रू सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने कीवर्ड और कीवर्ड टू का नाम दिया है, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे कुछ भी एंटर करें अगर, तो ये आप देखें कीवर्ड में ऊपर हमारे पास हो रहा है, यहाँ से हम गेट करते हैं, ठीक है। ये हम कहते हैं कीवर्ड एम्प्टी है, अगर कीवर्ड गेट हो रहा हो तो इस वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। इस तरह कीवर्ड टू एम्प्टी होता है, अगर गेट हो हमें तो हम कीवर्ड टू अपडेट कर लेते हैं। तो हमारे पास बेसिकली कीवर्ड और कीवर्ड टू के अंदर जो भी डाटा डिस्प्ले करना हो यूज़र वाइज या फैकल्टी नेम वाइज या फैकल्टी या यूज़र वाइज, उसको हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने फजल लिख के सर्च किया
तो ये देखें ऊपर हमारे पास कीवर्ड में फजल आया, तो इधर फजल का डाटा आ गया। ठीक है, बाकी गायब हो जाता है। ये सर्च करने के लिए। तो नीचे हमने फॉर्म बनाया है और टेबल बनाया है। टेबल में हम डाटा स्टोर कर रहे हैं। उससे पहले हम चेक करते हैं कि अगर कीवर्ड गेट हो रहा हो तो हम इसको ट्रिम कर लेते हैं और कीवर्ड को हम अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, 7 कमेंट्स लिखे हुए हैं, उनको देखा जा सकता है। अच्छा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स, लेफ्ट ज्वाइन यूज़र इन्फो। ये दो टेबल्स के नाम हैं कि यूज़र इन्फो टेबल में यूज़र आईडी और यूज़र वाले टेबल में यूज़र आईडी सेम हो। जहाँ पे यूज़र वाले टेबल में नेम लाइक कीवर्ड हो, मतलब यूज़र वाले टेबल में नेम इस कीवर्ड के जैसा हो। लाइक का एक कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक से वो देखेगा कि नेम इसके इक्वल हो। ठीक है, इस तरह अगर हमें कीवर्ड टू गेट हो रहा हो तो हम कहते हैं कि यूज़र इन्फो वाले टेबल में आइडेंटिटी नंबर जो है वो इस कीवर्ड टू के इक्वल हो, आईडी नंबर जो है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर ये दोनों गेट ना हो रहे हो तो हम सिर्फ यूज़र टेबल में से और यूज़र इन्फो में से डाटा ले लेते हैं और हमारे पास ये सब डाटा रिज़ल्ट वेरिएबल में आता है। ठीक है, उसके बाद हम वाइल लूप चलाते हैं, रो को पास करते हैं ये रिज़ल्ट पूरी एरे, और हम टेबल डाटा में टेबल में ये डाटा पहले नेम वगैरह, फिर ईमेल कॉन्टैक्ट एड्रेस, फिर उसकी जो भी टाइप होती है। अगर यूज़र टाइप उसकी 1 हो तो हम फैकल्टी कहते हैं, यूज़र टाइप 2 हो तो स्टूडेंट डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि ये रोल में फैकल्टी या स्टूडेंट डिस्प्ले कर देते हैं। और उसके बाद एक अप्रूव का बटन होता है, एक रिजेक्ट का बटन होता है। अगर ये यूज़र टाइप प्रोफाइल स्टेटस अगर ज़ीरो हो तो प्रोफाइल स्टेटस अगर ज़ीरो से ग्रेटर देन हो तो फिर हम उधर एक एडिट का बटन शो करते हैं और एक डिलीट का बटन शो करते हैं। ठीक है, डिलीट करने से ये यूज़र डिलीट हो जाता है और एडिट करने से इस यूज़र का प्रोफाइल एडिट किया जा सकता है। यहाँ से ही एक प्रोफाइल एक बटन है जो यूज़र को ऐड करता है और ये बटन है ऐड एडिट करता है। ठीक है, ये दोनों ये दोनों बटन ये जाते हैं ऐड यूज़र डॉट php पे। ठीक है, एडिट करने के लिए भी, और जो ऊपर हमने बटन बनाया है यूज़र को ऐड करने के लिए, ये भी ऐड यूज़र डॉट php पे जाता है। फ़र्क इन दोनों में क्या है कि जो एडिट यूज़र वाला बटन है ये इसका नेम यूज़र एडिट आईडी है और ये अपने साथ यूज़र की आईडी लेके जाता है। ठीक है, जिस यूज़र को भी एडिट करें उसकी आईडी लेके जाता है, तो इस वजह से ये फॉर्म फिल आता है, उसका नाम पहले से इसमें लिखा होता है। ठीक है, अच्छा, ऐड यूज़र डॉट php में हम देखें तो यहाँ हमने अगर एडिट हो रहा हो यूज़र तो हम उसकी इन्फो डेटाबेस से ले लेते हैं। ठीक है, इन वेरिएबल में सेव होती है। अगर एडिट ना हो रहा हो तो उसकी इन्फो हम एम्प्टी रखते हैं। ठीक है, और नीचे हमने जो फॉर्म बनाया है इसमें हम वैल्यू पास कर देते हैं नेम। अगर एडिट हो रहा होगा तो नेम एक्चुअल वाला उसका आ जाएगा, अगर नया यूज़र ऐड हो रहा होगा तो ये एम्प्टी होगा। इस तरह लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह वगैरह। और यहाँ पे अगर एडिट हो रहा हो तो हम अपडेट का बटन बनाते हैं, अदरवाइज़ हम सेव का बटन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेव का बटन बन रहा है और एडिट कर रहे हो तो अपडेट का बटन बनता है। ये फॉर्म भी सबमिट किधर होता है, मैनेज यूज़र्स डॉट php पे। मैनेज यूज़र्स डॉट php पे अगर यूज़र ऐड हो रहा हो, ठीक है, ऐड वाला बटन क्लिक हुआ है, सेव वाला, तो इस इनपुट सब इनपुट फील्ड्स में जो भी डाटा लिखा जाता है इन इनपुट फील्ड में जब सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो ये डाटा लेके हम वेरिएबल्स में सेव कर लेते हैं। अगर रोल में 1 हमारे पास आए तो हम कहते हैं यूज़र टाइप 1 है और एल्स यूज़र टाइप 2 है। अच्छा, अगर रोल रोल ना सेलेक्ट किया गया हो या डिपार्टमेंट ना सेलेक्ट किया गया हो या आईडी ना दी गई हो तो हम कहते हैं प्लीज़ सेलेक्ट रोल डिपार्टमेंट करेक्टली। तो यहाँ से अगर एम्प्टी इसको करें तो ये एरर देता है कि ये फॉर्म सबमिट नहीं होता प्रॉपरली। अदरवाइज़ अगर फॉर्म करेक्टली फिल किया गया है, यूज़र का डाटा ठीक से दिया गया है, तो हम इसको इंसर्ट कर देते हैं यूज़र टेबल में।
ये उसके कॉलम है सारे, और उनमें हम वैल्यूज़ दे देते हैं। जो वेरिएबल हमारे पास फॉर्म सबमिट होने की सूरत में ये आए हैं, ये पास कर देते हैं, और ये हम इंसर्ट कर देते हैं यूज़र टेबल में। और उसके बाद यूज़र इन्फो में इंसर्ट करते हैं कुछ डेटा, आईडी, नंबर और डिपार्टमेंट वगैरह। और अगर ये क्यूरी ट्रू हो जाती है तो हम कहते हैं रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यूज़र की रजिस्ट्रेशन हो गई है। एल्स में हम कहते हैं एरर है। और अगर ये फॉर्म भी सबमिट ठीक से ना हो तो हम कहते हैं एरर है। ठीक है। और अगर एडिट हो रहा हो तो भी हम इस फॉर्म का डाटा ले लेते हैं जो भी अपडेट किया गया हो। जैसे एडिट की सूरत में जब ये बटन क्लिक होता है तो इसमें जो जो डाटा लिखा हुआ है वो ले लेते हैं। और उसी तरह हम चेक करते हैं कि ये फॉर्म प्रॉपरली फिल हुआ है। अगर नहीं तो हम एरर डिस्प्ले करते हैं। और इसको यूज़र टेबल में देखते हैं कि लॉगिन आईडी इससे पहले किसी और यूज़र की ना हो, इस यूज़र के अलावा किसी और यूज़र की ना हो। अगर हो तो हम कहते हैं यूज़र विद गिवन आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अपडेट कर देते हैं उसके बाद। अगर ये फॉर्म ठीक से हो, आईडी भी यूनिक हो, तो हम कहते हैं यूज़र टेबल को अपडेट कर देते हैं ये इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट, और कहते हैं इस यूज़र आईडी को अपडेट करो। यूज़र आईडी कौन सी होती है? जो इस पे क्लिक करने से ये बटन अपने साथ इसकी आईडी लेके आता है, उस इस यूज़र को अपडेट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से ये वाला यूज़र अपडेट होगा। और इसी तरह हम यूज़र इन्फो को भी अपडेट कर देते हैं। और सक्सेसफुली अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज, या दोनों केसेस में अगर फॉर्म सबमिट ना हो या डेटाबेस में डाटा प्रॉपरली इंसर्ट ना हो तो हम एरर का मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं। उसके बाद डिलीट का बटन है। डिलीट बटन पे क्लिक करने से आप यहाँ देखें इस जगह पे पास होती है वैल्यू। ठीक है। डेल आई डी 4, डेल आई डी 3, तो जो भी आईडी होती है वो हम इससे गेट करके इस वेरिएबल में सेव करते हैं। डिलीट फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र आई डी टू दिस। और इसी तरह यूज़र इन्फो में भी डिलीट करते हैं यूज़र आईडी, इस यूज़र आईडी के डाटा को, और कहते हैं डिलीटेड सक्सेसफुली। और अदरवाइज कहते हैं एरर या एरर। ठीक है। इस क्यूरी का एरर हो या इस क्यूरी का एरर हो, दोनों डिस्प्ले कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद बुक्स। अच्छा, जैसे यूज़र में हो रहा था कि ऐड भी हो रहा था यूज़र और एडिट भी हो रहा था सेम फॉर्म से, इस तरह बुक्स में भी ऐड बुक भी वही फॉर्म है, एडिट भी वही फॉर्म है। ठीक है। एडिट की सूरत में ये फिल्ड आता है और ऐड की सूरत में ये एम्प्टी आता है। बाकी बुक्स पे हम बुक्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। हम ये देखते हैं, ये फाइल है हमारी books.php। books.php। अच्छा, इसमें भी हमने कीवर्ड उसी तरह दो ये डिफ़ाइन किए हुए हैं। ये कीवर्ड है और ये कीवर्ड टू है। ठीक है। और एक में हम बुक टाइटल से सर्च करते हैं, दूसरे में हम ऑथर नेम से सर्च करते हैं। ठीक है। क्लियर फिल्टर क्या करता है, ये हमें books.php पे वापस ले जाता है। जैसे यही पेज दोबारा ओपन हो जाता है। और अगर कीवर्ड गेट हो रहा हो तो हम क्यूरी में वेयर स्टेटमेंट में कहते हैं कि बुक नेम इस कीवर्ड के बराबर होना चाहिए। और इसी तरह अगर कीवर्ड टू गेट हो रहा हो तो हम कहते हैं ऑथर्स वाले टेबल में ऑथर नेम इस कीवर्ड के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये ऑथर वाइज सर्च कर रहा है। अदरवाइज हम क्या कहते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स, सारी बुक्स, ऑथर्स और कैटेगरीज टेबल में से इस बुक का डाटा ले लेते हैं। आगे हमने टेबल बनाया है, टेबल में वाइल लूप चला के हम, लूप क्या करती है, इटरेट होती है और डाटा डिस्प्ले होता रहता है। पहले ऑथर की डिटेल आती हैं, बुक डिस्क्रिप्शन आती है, लोकेशन, क्वांटिटी। और अगर क्वांटिटी ज़ीरो हो तो हम कहते हैं नॉट अवेलेबल। अगर क्वांटिटी, बुक की क्वांटिटी वन या वन से ग्रेटर देन हो तो हम कहते हैं अवेलेबल है। उसके बाद हमने एक इशू का बटन बनाया है। अगर क्वांटिटी वन से ग्रेटर देन होगी, अगर हमारे पास बुक एक या एक से ज़्यादा मौजूद है तो इशू हो सकती है बुक। ठीक है। और अगर ये ज़ीरो हो गई तो इशू का बटन डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है। इसकी अवेलेबल कापीज़ 5 हैं, ये इशू हो सकती है। अगर यहाँ पे 0 कापीज़ होंगी तो ये इशू का बटन डिस्प्ले नहीं होगा। उसके बाद एक एडिट का बटन है, बुक एडिट और बुक
डिलीट। ठीक है, एडिट और डिलीट कैसे काम करें, ये ऐड बुक। ठीक है, ऐड बुक डॉट पी एच पी पे जाते हैं। अच्छा, ऐड बुक पे क्या है, अगर एडिट हो रहा हो तो हम डेटाबेस से लेते हैं रिज़ल्ट की वैल्यू। ठीक है, और इन वेरिएबल में सेव करते हैं। और नीचे जो हमने फॉर्म बनाया हुआ है, फॉर्म में क्वांटिटी वैल्यू दी हुई है, जब भी वैल्यू दी हुई है तो अगर एडिट हो रहा हो तो ये वैल्यू कौन सी आती है, जो हमने डेटाबेस से ली होती है। और अदरवाइज़ ये जो एम्प्टी वैल्यू है ये आ जाती है, ऐड की सूरत में एम्प्टी वैल्यू आ जाती है और ये एम्प्टी नज़र आता है। एडिट की सूरत में डेटाबेस से वैल्यू आ जाती हैं, इसकी क्वांटिटी 5 पहले से देखें 5 है, तो एडिट की सूरत में भी 5 आ जाता है। हमें इससे आइडिया हो जाता है कि इसकी क्वांटिटी कितनी मौजूद है, उसको अपडेट करना हो तो अपडेट किया जा सकता है। इस फॉर्म में सारा फॉर्म है जहाँ पे एडिशन, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन वगैरह देते हैं। और अगर एडिट हो रही हो बुक तो अपडेट का बटन बनाते हैं, ऐड हो रही हो तो सेव का बटन बनाते हैं। और ये फॉर्म सबमिट होता है मैनेज बुक्स डॉट पी एच पी पे। मैनेज बुक्स पे भी इसी तरह यूज़र की तरह कि बुक ऐड हो रही है तो हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि बुक नेम और बुक एडिशन सेम अगर हो तो हम कहते हैं कि बुक विद सेम नेम एंड एडिशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक बुक पहले से मौजूद है सेम एडिशन में ही तो ये ऐड नहीं हो सकती बुक, या तो बुक का नेम चेंज होना चाहिए या एडिशन चेंज होना चाहिए। ठीक है, अगर ये इसको क्रॉस कर जाते हैं हम कि ऐसा कोई इशू नहीं है, डाटा यूनिक है, बुक एक नई है, तो हम इसको बुक्स वाले टेबल में इंसर्ट कर देते हैं और उसकी वैल्यूज़ दे देते हैं और कहते हैं बुक एडिट सक्सेसफुली और अदरवाइज एरर है। ठीक है, जैसे ही है कि ऐड बुक करें, यहाँ पे बुक का टाइटल आप कुछ भी दे लें। ठीक है, ऑथर सेलेक्ट कर लें, कैटेगरी दे लें, क्वांटिटी आप देते हैं। ठीक है, एडिशन ऐसे करते हैं कि हम नेम सेम रखते हैं किसी भी बुक का। हम्म, ताकि हमें एरर डिस्प्ले हो जाए। 26 लेशन लेशन 2। ठीक है, लोकेशन इसकी ये आ रही है, इसको सेव करें। अच्छा, हमने इसका एडिशन चेंज किया है, नहीं हम इसका ऑथर चेंज किया है, तो इस वजह से अगर हम इसको इसके ऑथर को ये करते हैं। अच्छा, ये नेम क्योंकि पूरा हमने कॉपी नहीं किया था, वो नेम टोटल सेम था इसलिए हम सेम नेम के साथ ट्राई करते हैं दोबारा। तो ये कहता है बुक विद सेम नेम एग्जिस्ट, और अगर नेम चेंज हो तो ये ऐड हो जाती है, जैसे कि नेम में चेंज था तो ये ऐड हो गई है। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर बुक एडिट हो रही हो तो उसमें भी उस फॉर्म का डाटा हम ले लेते हैं और हम चेक कर लेते हैं कि एडिशन और बुक नेम सेम ना हो, अदरवाइज़ अपडेट कर देते हैं। हम अपडेट की क्यूरी है कि अपडेट कर दें बुक्स को, और कॉलम नेम और वैल्यू कॉमा कॉलम नेम और वैल्यू, इस तरह सारी वैल्यूज़ अपडेट करके इस बुक के अगेंस्ट। ठीक है, जो बुक आईडी हमारे पास मौजूद होती है इस बुक को अपडेट कर दो और सक्सेस या एरर का मैसेज हम डिस्प्ले कर देते हैं। अपडेट हो जाए तो सक्सेस आ जाता है, अदरवाइज़ एरर आ जाता है। उसके बाद है बुक इशू। इशू बटन पे क्लिक करें तो बुक इशू बुक्स पे जाते हैं। अच्छा, इस पे क्लिक करें तो ये इशू का बटन है। ठीक है, और इशू बुक डॉट पी एच पी ओपन होती है। ठीक है, ये जो फाइल ओपन हुई है फैंसी बॉक्स के अंदर, ये इशू बुक डॉट पी एच पी है। ठीक है, इशू बुक डॉट पी एच पी, इस फॉर्म में हमने क्या किया है कि बुक इशू आईडी, जब ये बटन क्लिक होता है तो हम इससे बुक आईडी ले लेते हैं कि कौन सी बुक को इशू करना है। जैसे आप यहाँ देखें, ये अपने साथ बुक आईडी लेके जाती है। ठीक है, ये बटन, इस बटन पे क्लिक करने से बुक की आईडी साथ आती है, इस वजह से हम यहाँ इसका नेम डिस्प्ले करते हैं। अच्छा,
हम्म, कुछ फाइल्स को क्लोज कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी क्लियर रहे। अच्छा, उसके बाद हम बुक्स में से और ऑथर्स टेबल में से डाटा लेके ऑथर आईडी, बुक नेम, बुक आईडी और बुक ऑथर नेम, बुक आईडी और बुक नेम हमारे पास आ जाता है। हम क्योंकि यहाँ पे जब इशू कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे बुक का टाइटल भी डिस्प्ले करते हैं और ऑथर नेम भी डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद इशू जिस डेट को कर रहे हो वो सिलेक्ट करते हैं, जिस डेट तक इशू करनी हो वो सिलेक्ट की जाती है और यहाँ पे फैकल्टी या स्टूडेंट की आईडी देते हैं। ठीक है। अच्छा, बुक टाइटल में हमने ये बुक नेम वैल्यू दे दी है तो टाइटल आ जाता है। इसको हमने रीड ओनली रखा हुआ है जिसकी वजह से इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसमें एडिट नहीं हो सकता। इसी तरह ये भी एडिट नहीं हो सकता, इसको भी हमने रीड ओनली रखा हुआ है, ऑथर नेम को भी और बुक को भी, बुक टाइटल को भी। उसके बाद इशू डान एक इनपुट टाइप डेट की है जिसकी वजह से हम हमें ये डेट की तरह डिस्प्ले होता है, इसमें से डेट सेलेक्ट की जा सकती है। और इशू टिल एक डेडलाइन डेट यहाँ पे देते हैं और उसके बाद फैकल्टी आईडी देते हैं और उसके बाद सेव का बटन बना हुआ है। ठीक है। ये फॉर्म जब सबमिट होता है तो ये जाता है मैनेज बुक्स डॉट php पे। ठीक है। मैनेज बुक्स पे ये बुक इशू आईडी, अगर इशू वाला बटन क्लिक को, इस बटन का नाम बुक इशू आईडी है, इस बटन का नाम। ठीक है। डिस्प्ले होता है वो और कुछ होता है, इस तरह एक बटन का नाम भी होता है और एक ऊपर डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले वैल्यू हमने दी हुई है सेव की, इसका नेम असल में बुक इशू आईडी है। मैनेज बुक्स में अगर बुक इशू आईडी क्लिक हो तो हमें से बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर नेम, इशू डेट, फाइनल डेट और आईडी जो स्टूडेंट या फैकल्टी की आईडी होती है, ये सारी वैल्यूज़ जब फिल होती हैं तो हम ले लेते हैं। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि यूज़र वाले टेबल में और यूज़र इन्फो में कि आइडेंटिटी नंबर जो दिया गया है वो मौजूद है। और अगर ये डेटाबेस में मौजूद ना हो तो हम कहते हैं कि इनवैलिड स्टूडेंट या फैकल्टी आईडी है। इस तरह का कोई, इस आईडी के साथ कोई भी स्टूडेंट या फैकल्टी रजिस्टर्ड नहीं है तो इसको इशू नहीं हो सकती। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, हम इशूड वाले टेबल में देखते हैं कि बुक आईडी सेम हो और यूज़र आईडी सेम हो तो हम कहते हैं कि सेम बुक ऑलरेडी इशूड टू दिस यूज़र या स्टूडेंट या फैकल्टी। सेम सेम बुक यूज़र को दोबारा इशू नहीं हो सकती, ये तुम्हारा दूसरा चेक हो गया। उसके बाद अदरवाइज़ ये दोनों चेक अगर कंप्लीट हो जाएं उसके बाद हम इशू टेबल में इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है। बुक आईडी, यूज़र आईडी, आईडी नंबर, इशू डेट, फाइनल डेट और स्टेटस। स्टेटस में हम ज़ीरो इंसर्ट करते हैं और जब हमें बुक रिटर्न होगी तो हम इस स्टेटस को अपडेट करके वन कर देंगे। बाद में जब करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद क्या करते हैं कि हम बुक्स में से देख लेते हैं, इस बुक की डिटेल्स ले लेते हैं। ठीक है। बुक क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है और न्यू काउंट हम क्या करते हैं, बुक क्वांटिटी में से वन माइनस कर देते हैं। ठीक है। और अपडेट कर देते हैं बुक्स को, उसकी क्वांटिटी को न्यू काउंट दे देते हैं। ठीक है। जब बुक इशू होती है इसकी इनिशली अगर 5 हैं कॉपीज़ तो इसको हम अपडेट करके 4 कर देंगे। ठीक है। जब इशू होगी तो 4 हो जाएगी और जब हम इसको रिसीव करेंगे तो ये अगेन 5 हो जाएगी। ठीक है। उसके लिए हम अपडेट करते हैं बुक्स को, बुक क्वांटिटी को हम न्यू काउंट देते हैं। न्यू काउंट क्या है हमारे पास, बुक क्वांटिटी में से वन माइनस कर रहे हैं। ठीक है। और अगर ये चेक सब कुछ हो जाता है तो हम कहते हैं बुक इशू सक्सेसफुली, अदरवाइज एरर डिस्प्ले कर देते हैं, जो भी एरर होता है वो डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है। उसके बाद एडमिन पैनल है हमारा। अच्छा, और इसी तरह ये क्योंकि वापस आ चुकी है बुक तो अगर ना हो तो यहाँ पे एक रिसीव का बटन होता है। ठीक है। हम उसको देख लेते हैं जो कि अभी डिस्प्ले तो नहीं हो रहा लेकिन होता है। ये कहाँ पे होता है, शूट के अंदर, बुक इशूड।
कि इशूड से पहले बुक्स के अंदर, ठीक है, इशूड में आएगा। उसके बाद हम देखते हैं, अभी पहले इशूड को देख लेते हैं। अच्छा, बुक इशूड में क्या है, सेम, अगर यूज़र टाइप ज़ीरो है तो उसको ये वाला पोर्शन नज़र आएगा, ठीक है। मीन एडमिन ये वाला कोड देखता है, और एडमिन के अलावा जो स्टूडेंट या फैकल्टी है वो ये देखते हैं। तो फ़र्क क्या है कि एडमिन यहाँ पे इस इशू हुई बुक को रिसीव कर सकता है, उसको सारी बुक्स जितनी इशू हों सब नज़र आती हैं, जबकि यूज़र को सिर्फ अपनी इशू की हुई बुक्स नज़र आती हैं, ठीक है। इसलिए दोनों पोर्शन को अलग किया है। अच्छा, यहाँ पे देखना हो किसी बुक टाइटल वाइज देखना हो कि वो किसको इशू हुई है, तब भी हम सर्च कर सकते हैं। जैसे कि तो ये इसको इशू हुई है, और इसके अलावा स्टूडेंट या फैकल्टी आईडी के थ्रू भी हम सर्च कर सकते हैं कि इस आईडी को बुक इशू हुई है या नहीं, ठीक है। तो वो उसी तरह हमने कीवर्ड दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं, बुक्स में बुक नेम इस कीवर्ड की इक्वल होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि यूज़र इन्फो में आइडेंटिटी नंबर इस कीवर्ड टू के इक्वल होना चाहिए। और अदरवाइज हम कहते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इशूड। यूज़र टेबल में से यूज़र का डाटा लेते हैं, बुक्स टेबल में से बुक्स का डाटा लेते हैं, कैटेगरीज में से कैटेगरी का डाटा लेते हैं, और ऑथर्स में से ऑथर का डाटा लेते हैं। क्योंकि इस यहाँ पे हम बुक्स की डिटेल भी दिखा रहे हैं, यूज़र की डिटेल भी दिखा रहे हैं, इशू जिसको हुई है वगैरह वगैरह, इस तरह उसकी कैटेगरी भी दिखा रहे हैं। तो ये सब टेबल को ज्वाइन करके हम डाटा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो बुक्स इशू हुई होती हैं उनका डाटा आता है, और उन डाटा के साथ हम उसका तो स्टूडेंट या फैकल्टी की डिटेल, इशूएंस की डिटेल, डिपॉजिट की डिटेल वगैरह वगैरह ये हम ले लेते हैं। वाइल लूप, और वाइल लूप के अंदर ऑथर नेम, बुक एडिशन और कैटेगरी नेम पहले डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जिसको इशू की हुई होती है उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी, जिस डेट को इशू की हुई है उसकी फाइनल डेट, रिसीव डेट। अगर ज़ीरो ज़ीरो नहीं है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे हम रिसीव डेट करते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर ज़ीरो ज़ीरो हो तो ये यहाँ पे डिपॉजिट नहीं आता, ठीक है। और फाइन कैसे कलेक्ट करते हैं हम, कि हम इंटरवल करते हैं कि रिसीव डेट, अगर जो हमारी फाइनल डेट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू रिसीव डेट हो, कि जिस डेट को रिटर्न हुई है वो उसके रिसीव फाइनल डेट के बाद की हो, तो हम क्या करते हैं कि इंटरवल हमारे पास आ जाता है, और कितने डेज लेस हैं हमारे पास आ जाते हैं, और फाइन ज़ीरो होता है। अदरवाइज़ क्या होता है, हमारे पास जितने डेज एक्स्ट्रा हों वो आ जाते हैं, मंथ जितने एक्स्ट्रा हों वो आ जाते हैं, ईयर जितने एक्स्ट्रा हों। क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि बुक हमारे पास कितने मंथ या कितने डेज या कितने ईयर के बाद वापस डिपॉजिट हो रही है। और अगर एक्स्ट्रा मंथ ज़ीरो से इक्वल हो, ग्रेटर देन हो, या एक्स्ट्रा ईयर ज़ीरो से ग्रेटर देन हो, तो हम कहते हैं फाइन 1000 है, ठीक है। मीन के एक मंथ के अंदर अंदर तक जो फाइन होता है वो 900 बनता है 30 के हिसाब से। तो हमने ये कैलकुलेशन की है कि अगर एक मंथ से ज़्यादा हो जाए तो फाइन 1000 कर दो। अदरवाइज़ फाइन क्या होगा, एक्स्ट्रा डेज, कितने डेज हैं, 20 दिन एक्स्ट्रा हैं, 10 दिन एक्स्ट्रा हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा हैं, उसको 30 से मल्टीप्लाई करके 30 पर डे के हिसाब से फ़ाइन कैलकुलेट हो रहा है, और हम फ़ाइन को उधर इको कर देते हैं। ये फ़ाइन यहाँ पे इको हो रहा है। जब फ़ाइन ना हो तो एम्प्टी होता है, जब फ़ाइन हो तो हमारे पास डेज कैलकुलेट हो जाते हैं, जितने दिन लेट आए उसके हिसाब से फ़ाइन डिस्प्ले हो जाता है। और अगर स्टेटस, इशू स्टेटस ज़ीरो हो तो हम कहते हैं कि ये इशू हुई हुई है, इशू स्टेटस वन हो तो ये डिपॉजिट हुई हुई है। डेटाबेस में इशूड वाले टेबल में इशू स्टेटस का कॉलम है जिसको हम चेक कर रहे होते हैं। इशू स्टेटस में अगर वन हो तो ये रिटर्न हो चुकी है, अगर यहाँ पे ज़ीरो हो तो वो भी इशू हुई हुई है, ठीक है।
और यहाँ पे अगर इशू स्टेटस 0 हो तो जैसे कि हम एक बुक को 0 कर लेते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे रिसीव का बटन आ जाता है जो, ठीक है, जो इशू ना हुई, जो अभी रिटर्न ना हुई हो तो वहाँ पे रिसीव का बटन आता है। तो रिसीव बटन पे क्लिक करने से क्या होता है कि रिसीव बटन पे क्लिक करने से जिस डेट को रिसीव हुई है वो डेट एंटर करके सेव करते हैं, तो ये डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट अपडेट हो जाती है और फाइन कैलकुलेट हो जाता है। क्योंकि ये तो मैंने डेटाबेस में मैनुअली किया है तो इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो फाइन भी कैलकुलेट हो चुका था इसका, ये जितने दिन लेट आई है वो रिसीव डेट में उसका डाटा आया हुआ है, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए था। ठीक है, रिसीव वाला क्या है, रिसीव बुक डॉट पी एच पी। ठीक है, इस पर क्लिक करने से रिसीव बुक डॉट पी एच पी ओपन होता है जिसमें हम फाइनल डेट देते हैं। और रिसीव बुक में क्या करते हैं कि हमारे पास बुक टाइटल, ऑथर नेम, इशू डेट और इशू जो फाइनल डेट है वो, ये हमारे पास रीड ओनली हैं सारे, ये डाटा हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है, इस पर क्लिक करने से देखें नेम, ऑथर, बुक का टाइटल, ऑथर नेम, जिस डेट को इशू हुई है और जिस डेट तक के लिए डेडलाइन थी जो उसकी, वो डिस्प्ले हो रहा होता है। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कि जिस डेट को एक्चुअली रिटर्न हुई है, उसके बाद हम इसको सेव करते हैं। तो उसके बाद ये हमने रिसीव डाउन का एक बनाया है और इसको हम, की टाइप डेट है, इसमें डेट सेलेक्ट करते हैं और बुक रिसीव आईडी इस बटन का नाम है, जो ये सेव का बटन है, बुक रिसीव आईडी। ठीक है, और ये फॉर्म सबमिट होता है मैनेज बुक्स पे। मैनेज बुक्स पे बाकी हम देख चुके हैं, ये ऊपर वाला यहाँ पे रिसीव आईडी। ठीक है, उसके बाद हम ये रिसीव आईडी में हमारे पास रिसीव डेट आ जाती है, तो हम अपडेट कर देते हैं इशूड वाले टेबल को, रिसीव डेट में इंसर्ट कर देते हैं और इशू स्टेटस जो 0 होता है उसको भी वन कर देते हैं कि ये रिटर्न हो चुकी है। और इशू आईडी कौन सी होती है, जहाँ पे ये जो बटन अपने साथ आईडी लेके आता है। इस बुक को इशू, इसका स्टेटस भी चेंज हो जाता है, इसकी रिसीव की डेट भी आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद हम बुक्स में से देखते हैं और उसकी जो बुक करंट रिटर्न हुई है उसकी क्वांटिटी को अपडेट करते हैं, न्यू काउंट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बुक क्वांटिटी +1 कर देते हैं। ठीक है, तो न्यू काउंट में उसकी क्वांटिटी प्लस कर देते हैं और हम कहते हैं कि बुक डिपॉजिटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज एरर, जिस केस में भी एरर हो, एरर डिस्प्ले हो जाता है। उसके बाद है जी, इसको भी मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया था। ठीक है, एडमिन पैनल में क्या हो रहा है, एडमिन पैनल डॉट पी एच पी, यहाँ पे हमने दो दो बने हुए हैं हमारे पोर्शन। ठीक है, एक ऐड न्यू कैटेगरी के लिए, कैटेगरीज के लिए, और दूसरा ऐड न्यू ऑथर का बटन है हमारे पास, ऐड न्यू कैटेगरी और ऐड न्यू ऑथर, ये दोनों सेम है, मतलब आई मीन इनकी वर्किंग बटन्स इन सब बटन्स की सेम है। यहाँ से ये ऑथर एडिट हो रहा है, यहाँ से कैटेगरी एडिट हो रही है, डिलीट भी इसी तरह, यहाँ से ये डिलीट से कैटेगरी ये जानरे हो जाता है डिलीट, यहाँ से ऑथर डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, ये ऑथर्स वाली साइड है। ठीक है, और इसमें एक ऐड न्यू ऑथर का बटन है, ये ऐड ऑथर डॉट पी एच पी ओपन करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑथर्स, ऑथर्स वाले टेबल में से सिलेक्ट करके वाइल लूप चलाते हैं और ऑथर नेम डिस्प्ले कर देते हैं। यहाँ हमने दो बटन बनाए हैं, एक एडिट के लिए ऐड ऑथर और मैनेज ऑथर पे ऑथर डेल आईडी। ठीक है, चीज़ें सिमिलर हैं कि ऐड ऑथर वाला किधर जाता है, ऐड ऑथर डॉट पी एच पी, एडिट वाला किधर जाता है, ये भी ऐड ऑथर डॉट पी एच पी। दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है, यहाँ पे फिल्ड आता है। ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे होता है। इसी तरह जो कैटेगरीज के केस में ये ऐड कैटेगरी डॉट पी एच पी और ये भी
एडिट वाला बटन भी ऐड कैटेगरी डॉट PHP, जबकि ये एडिट आईडी अपने साथ कैटेगरी आईडी लेके जाता है। इस तरह डेल आईडी अपने साथ कैट डेल आईडी कैट आईडी लेके जाता है। तो अभी दो फॉर्म्स हैं, एक ऐड ऑथर है, एक ऐड बुक ऐड कैटेगरी है। दोनों फॉर्म सेम है ऑलमोस्ट, बस सिर्फ एक एक में हम क्या, ऑथर एडिट आईडी हो रही हो तो हम ऑथर का नेम ले लेते हैं। अगर ऑथर एडिट आईडी का बटन क्लिक हुआ है तो ऑथर आईडी हमारे पास आ जाती है, जिसको एडिट करना है तो हम ऑथर वाले टेबल में से ये आईडी देख लेते हैं, और उसका डाटा हमारे पास जब आता है पूरी रो में हम अरे फेच करते हैं, तो हमारे पास ऑथर वाले टेबल में से उस ऑथर का डाटा आ जाता है, और ऑथर नेम वाले कॉलम में से हम लेते हैं वापस ऑथर नेम। हमारे पास आ गया, हम उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं वैल्यू के अंदर ऑथर नेम में, अगर एडिट हो रहा हो तो। ठीक है, एडिट हो रहा हो तो ये आ जाता है ऑटोमेटिकली, और अगर ऐड हो रहा हो तो ये एम्प्टी होता है। ठीक है, और जब ये फॉर्म इसमें अगर एडिट हो रहा हो तो अपडेट का बटन बनता है, अदरवाइज सेव का बटन बनता है। ये फॉर्म सबमिट होता है मैनेज ऑथर्स पे। मैनेज ऑथर्स पे अगर ऑथर ऐड आईडी, अगर ऐड का बटन क्लिक हुआ है तो ऑथर नेम हम इसको इंसर्ट कर देते हैं ऑथर वाले कॉलम में, ऑथर वाले टेबल में, और ऑथर एडिट सक्सेसफुली का मैसेज देते हैं, और अगर ये इंसर्ट ना हो तो एरर का मैसेज दे देते हैं। इस तरह अगर एडिट हो रहा हो तो हम अपडेट कर देते हैं ऑथर वाले कॉलम टेबल को, उसमें कॉलम ऑथर नेम को हम अपडेट करते हैं, जहाँ पे ऑथर आईडी हमारे पास आ जाती है इस बटन के थ्रू, और हम कहते हैं ऑथर अपडेटेड सक्सेसफुली। और अगर डिलीट का बटन क्लिक हो ऑथर डेल आईडी तो इससे हम गेट करते हैं ऑथर आईडी और डिलीट कर देते हैं ऑथर वाले टेबल में से, यहाँ पे ऑथर आईडी ये होती है, और हम ये ऑथर रिकॉर्ड डिलीटेड का मैसेज दे देते हैं, अदरवाइज हम एरर का मैसेज दे देते हैं। इस तरह एक ऐड ऑथर है, एक ऐड कैटेगरी है दूसरी। कैटेगरी में भी सेम ऐसे हो रहा है कि अगर कैटेगरी एडिट हो रही है तो हमारे पास उसका नेम आ जाता है, और अगर एडिट नहीं हो रही तो वो नेम एम्प्टी होता है। ठीक है, और इधर हमने कैटेगरी नेम में वैल्यू दी हुई है कैट नेम। ठीक है, जो कि ऐड की सूरत में एम्प्टी और एडिट की सूरत में फील्ड आ जाती है। और यहाँ पे भी इसी तरह हमने एक अपडेट का बटन बनाया है, अगर एडिट हो रहा हुआ तो अपडेट का बटन बनता है, एल्स सेव का बटन बनता है। ये भी मैनेज कैटेगरीज पे जाता है। तो कलेक्शन कैसे है कि ऐड कैटेगरी, मैनेज कैटेगरी, ऐड ऑथर, मैनेज ऑथर, ऐड बुक, मैनेज बुक्स। तो हर एक फाइल के अगेंस्ट जो उसका डेटाबेस का काम होता है वो मैनेज वाली फाइल्स में हो रहा होता है। ठीक है, ऐड यूज़र, मैनेज यूज़र्स। ठीक है, मैनेज यूज़र्स, ऐड बुक, मैनेज बुक्स। ठीक है, तो ऐड वाले बेसिकली फॉर्म होते हैं, जिस तरह ये ऐड ऑथर का फॉर्म है, यहाँ पे जब आप डाटा एंटर करते हैं सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो ये मैनेज वाली फाइल्स पे जाके डाटाबेस में हो जाता है। और इसी तरह जैसे ये ऐड कैटेगरी वाला फॉर्म बना हुआ है ये, और इसको ये फॉर्म जब सबमिट होता है तो मैनेज कैटेगरीज पे जाता है। मैनेज कैटेगरीज पे हम कैटेगरीज को ऐड की सूरत में हम इंसर्ट कर देते हैं कैटेगरी, और सक्सेस का मैसेज दे देते हैं या एरर का मैसेज देते हैं। एडिट की सूरत में हम अपडेट कर देते हैं कैटेगरीज को। ठीक है, और डिलीट की सूरत में हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में सबके लिए, तो इसलिए अच्छा। उसके बाद एडमिन देखता है रिपोर्ट्स को। ठीक है, यहाँ पे 3 टैब्स हैं, टोटल बुक्स, बारोड बुक्स और फाइन। ठीक है, क्योंकि अभी बारोड नहीं है तो डिस्प्ले नहीं हो रही है, अदरवाइज ऐसे नीचे बारोड बुक्स आ जाती हैं, उसमें बुक का नाम होता है। हम डेटाबेस में चेंज करके देख सकते हैं भला, सारा डाटा चेंज करने पड़ेगा। इशूड में हम देखेंगे, अगर हम ये ज़ीरो कर दें, हम इसको कैसे डिलीट करें, हम इसको नहीं डिलीट कर सकते। चलें ऐसे देखते हैं भला, हमारे पास बार इस तरह नहीं आती जब तक वो हमारे पास
यहाँ से हम इशू करके देख लेते हैं किसी को। ठीक है, बुक किसी को इशू कर लेते हैं। बुक इशू होगी। अभी अगर रिपोर्ट्स में आए तो बारोड बुक्स में ये इशू हुई हुई है, बारोड बाय, उसकी आईडी, उसका डिपार्टमेंट और कॉन्टैक्ट। इस तरह ये एक दूसरे के नीचे लिस्ट बन जाती है। और फाइन में जिसका जितना फाइन होता है वो आ जाता है। इशूड में चूँकि ये फ़ाइन हमने यहाँ पे 30 का फ़ाइन था, लेकिन उसका स्टेटस हमने चेंज कर दिया, इसलिए इसको 29 आ रहा था, तो इसको कुछ भी ऐसे चेंज कर लेते हैं। इसका फ़ाइन ज़ीरो है। ठीक है, तो अभी फ़ाइन में भी सिर्फ एक फ़ाइन आ रहा है। तो जितना भी फ़ाइन होगा, जितनी बुक्स इशू होंगी, वो ऐसे लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है। तो ये कैसे होता है? ये रिपोर्ट्स डॉट PHP फाइल है। इसमें हमने ऊपर 3 चेक करते हैं कि हमारे पास टोटल, आप यहाँ देखें कि अगर इस पे क्लिक करें तो टोटल आईडी हमारे पास आती है। ठीक है, इस पे क्लिक करें तो बारो आईडी आती है, इस पे करें तो फाइन आईडी आती है। तो जिस केस में भी अगर टोटल वाली हो तो वो हम गेट कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं। अगर बारो वाला क्लिक हुआ हो तो हम इस वेरिएबल को अपडेट कर लेते हैं, फाइन वाला क्लिक हो तो हम इस वेरिएबल को अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, जिस पे भी क्लिक करें ऊपर हम पास कर रहे हैं 1। ठीक है, अदरवाइज़ ये ज़ीरो होता है, और यहाँ पे ऊपर आए तो ये 1 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये 3 बनाए हुए हैं, टोटल बुक्स, बारोड बुक्स और फाइन रिपोर्ट के। और यहाँ हमने इसको एक्टिव करने के लिए बनाया है कि अगर टोटल वाला 1 हो तो ये वाला एक्टिव होगा, इसको हम यहाँ पास कर देते हैं। अदरवाइज बी एक्टिव कर देते हैं या सी एक्टिव कर देते हैं। ये चीज़ दोबारा है, आप इसको यहाँ से फिल कर सकते हैं। और अच्छा, उसके बाद हमने 3 फंक्शन लिखे हैं कि अवेलेबल बुक काउंट, एक फंक्शन लिखा है, हम कहते हैं सेलेक्ट ऑल, सम ले लो बुक क्वांटिटी का टोटल बुक्स में से फ्रॉम बुक्स। ठीक है, बुक्स बुक्स वाले टेबल में से देख लो टोटल बुक्स, इसको सम कर लें, सम के तौर पे एज क्वांटिटी लेते हैं, और हमारे पास जो रो आती है रिटर्न, रो की टोटल बुक्स हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, तो टोटल बुक्स कैलकुलेट करने के लिए ये हमने लिखा है एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन लिखा है कि बारोड बुक की लिस्ट हमारे पास आनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा, एक मिनट, ये एरर आया, हम इसको ये नहीं ख़त्म कर सकते। अच्छा, बारोड बुक्स में हमारे पास बारोड जो बुक्स होती हैं उनका डाटा आता है, तो ये भी डिपॉजिट हो चुकी है, ये भी डिपॉजिट हो चुकी है। तो इसलिए हमारे पास बारोड में भी फ़िलहाल कोई बुक नहीं आ रही। बहरहाल अगर जब बुक आ रही होती है तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। हमारा दूसरा फंक्शन है बारोड बुक लिस्ट, जो कि रिटर्न नहीं हुई। कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने ऐसे ही नाम पहचान के लिए ऐसे दिए हुए। इसमें हम बुक नेम, यूज़र नेम, कॉन्टैक्ट, आइडेंटिटी नंबर वगैरह वगैरह ये चीज़ें बुक्स वाले टेबल से लेते हैं। इशू टेबल में देखते हैं यूज़र इन्फो में और यूज़र में, तो हमारे पास अगर एरर रिजल्ट ना मिले तो हम कहते हैं कि एरर है। अदरवाइज़ हमारे पास 12 बुक्स में हमारे पास एक अरे आ जाती है कि जितनी भी 12 की हुई होती हैं बुक्स। ठीक है, और हमारे पास हम इसको रिटर्न कर देते हैं 12 बुक्स वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, नीचे जब हम डिस्प्ले करेंगे वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट फ़ाइन है, उसमें फ़ाइन पर डे हम कहते हैं 30 है, मैक्सिमम फ़ाइन 1000 है, और इनिशियल फ़ाइन 0 है। ठीक है, और अगर इशू स्टेटस 1 होगा और रिसीव डेट जो है ग्रेटर देन होगी फाइनल डेट से, ठीक है, डेडलाइन से के भी बाद अगर बुक सबमिट की गई है तो
डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं इन दोनों डेट्स के दरमियान, और जितने दिन लेट होगी वो हमारे पास आ जाता है। अगर और फाइन क्या करते हैं हम, कि जितने दिन लेट हो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पर डे फाइन, जो कि 30 है। और फाइन इज इक्वल टू, हम मिन ऑफ फाइन करते हैं और उसको मिक्स फाइन, मैक्सिमम फाइन भी पास करते हैं, और हमें फाइन रिटर्न हो जाता है कि अगर ये 1000 मैक्स है हमारे पास, और फाइन हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जितना कैलकुलेट हुआ है, इनका मिनिमम, इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होती है वो हमारे पास आ जाती है। अगर तो 1500 बन रहा हो तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो 30 डेज़ के हिसाब से होगी 900, या अदरवाइज 1000 होगी। 1000 से ज़्यादा कैलकुलेट नहीं होता, 1000 मैक्स फाइन है, ठीक है। उसके बाद जी हमने मेंबर डिस्प्ले करने होते हैं फ़ाइन जिन पे ऊपर इम्पोज होता है, तो हम यूज़र नेम लेते हैं, अ, जिस रिसीव डेट अगर फाइनल डेट से ज़्यादा हो तो हम डेट डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं और फाइन अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर फाइन अमाउंट, जितने भी रिकॉर्ड हमारे पास आते हैं जो कि फ़ाइन अमाउंट जिनकी ज़ीरो से ज़्यादा होती है, तो हम उसको रिज़ल्ट में सेव करते हैं, और हमारे पास फाइन्स वेरी एक अरे आ जाती है, और ये फ़ाइन हम अरे रिटर्न करते हैं। नीचे हमने कहा है कि अच्छा, ये पहला केस है हमारा कि जब टोटल आईडी 1 से ग्रेटर देन हो, मतलब कि यहाँ पे टोटल आईडी 1 से, यहाँ पे हमने क्या डिस्प्ले करना है, टोटल बुक्स, इसलिए हम यहाँ पे टोटल बुक्स ये डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फंक्शन रन करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है। दूसरे केस में हमारे पास बारो बारोड बुक की लिस्ट हमने डिस्प्ले करनी होती है, तो यहाँ पे हम फंक्शन रन करते हैं और हर फॉर ईच लूप लगा के हम बारोड बुक्स उसको पास करते हैं और एज बुक पास करते हैं, और फिर बुक का नेम लिखते हैं पहले। उसके बाद जिस यूज़र को ने बारो की होती है उसका नेम आता है, उसकी आईडी आती है, उसका डिपार्टमेंट आता है, उसका कॉन्टेक्ट आता है, और ये फॉर ईच लूप चलती रहती है जब तक इसको रिज़ल्ट मिलते हैं। जितनी भी बुक्स बारो की हुई होती हैं उनके रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाएंगे। और तीसरा केस है हमारा कि जहाँ पे फाइन कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, फाइन डिस्प्ले कर रहे हैं, तो फाइन एक वेरिएबल को हम ये फंक्शन पास करते हैं और फॉर ईच लूप लगाते हैं जहाँ पे हम यूज़र का नेम लिखते हैं और आगे उसको उसका फाइन डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। तो जिस तरह के इसका फाइन जितना भी होता है वो डिस्प्ले हो जाता है, इस तरह ये लिस्ट चलती रहती है। तो एडमिन साइड पे तो ये सब कुछ हो रहा था। इसके बाद हम फैकल्टी या यूज़र, जो स्टूडेंट हैं वो कैसे देखते हैं, इनको लॉगिन करें तो ये सबसे पहले प्रोफाइल देखते हैं, ठीक है, प्रोफाइल डॉट पी एच पी। प्रोफाइल डॉट पी एच पी में लॉगिन होते वक्त हमने सेस यू आई डी में इसकी यूज़र आई डी सेव की थी, तो वो हम इस वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स वेयर में हम देखते हैं यूज़र आईडी पास करते हैं कि इस यूज़र का डाटा ले आओ जो कि लॉगिन है, ठीक है। तो जो भी यूज़र लॉगिन होगा, यहाँ पे ये लॉगिन है तो इसका डाटा आ गया, ठीक है। टेबल हमने बनाया है और उसमें वाइल लूप लगा के हम इस टेबल में नेम, आईडी, डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह वाइल लूप के थ्रू प्रिंट कर देते हैं, तो ये टेबल बनता है, टेबल में इस यूज़र का डाटा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बुक्स हैं, बुक्स डॉट पी एच पी एडमिन की सूरत में हम इसको देख चुके हैं, ठीक है। एडमिन जैसे ये वाला सारा देख रहा था वो हो चुका है। अगर यूज़र टाइप 0 1 0 0 एडमिन के लिए होती है, 1 या इससे ग्रेटर देन हमने कहा है, इसको इक्वल टू 1 कर दें तब भी ओके है, ठीक है। इस तरह हमारे पास कीवर्ड और कीवर्ड 2 है, इसमें पास करते हैं हम सर्च करने के लिए कि बुक को बाय नेम सर्च करना हो तो कीवर्ड है, ये कीवर्ड 2 है, और नीचे हमने टेबल बना के बुक्स का डाटा डिस्प्ले कर दिया है। कीवर्ड की सूरत में हम कहते हैं यहाँ पे बुक नेम इस कीवर्ड की लाइक हो, ठीक है, और या ऑथर नेम लाइक हो कीवर्ड 2 के, या सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स, यहाँ पे वेयर कंडीशन, यहाँ पे वेयर कंडीशन इन दोनों में देते हैं जब कीवर्ड हमारे पास आ रहा हो या कीवर्ड 2 आ रहा हो, अदरवाइज हम सेलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स कर लेते हैं
ऑथर्स और कैटेगरीज का डाटा लेके। उसके बाद वाइल लूप चलाते हैं और इस तरह हर एक टेबल डाटा के अंदर डाटा डिस्प्ले करते रहते हैं। ठीक है, अगर बुक क्वांटिटी ज़ीरो होगी तो नॉट अवेलेबल आ जाता है, और अगर बुक क्वांटिटी वन या इससे ग्रेटर देन होगी तो अवेलेबल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे इशू या रिसीव या इस तरह यूज़र को कुछ भी नज़र नहीं आता। उसके बाद इशूड में इस यूज़र ने जो बुक इशू कराई होती हैं उसको वो नज़र आती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ये खुद डिपॉजिट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता, एडमिन ही सब कुछ करता है, ये सिर्फ अपना डाटा देख सकता है। ठीक है, बुक इशू डॉट पी एच पी एडमिन की सूरत में हम देख चुके हैं। ठीक है, ये एडमिन के लिए था। यहाँ पे जब लाइन 195 पे देखें तो अगर यूज़र टाइप वन या ग्रेटर देन वन हो या इक्वल टू वन हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन हो, तो यहाँ पे यहाँ पे भी दो कीवर्ड हैं कि उसको कैसे सर्च करना है, बुक टाइटल से या फैकल्टी आईडी से। ठीक है, और उसी तरह सेम क्यूरी कि बुक नेम इसके कीवर्ड की इक्वल हो या फैकल्टी आइडेंटिटी नंबर कीवर्ड टू के इक्वल हो, या ऑल सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इशूड, जितनी भी इशू कराई गई हैं, और वेयर में हम कहते हैं कि इशूड वाले टेबल में यूज़र आईडी इस यूज़र आईडी के बराबर हो। यूज़र आईडी कौन सी है? यूज़र आईडी यूज़र आईडी यूज़र आईडी सेशन की यूज़र आईडी है, जो जो भी करंट यूज़र स्टूडेंट या फैकल्टी लॉगिन होता है उसकी आईडी सेव होती है यूज़र आईडी में। तो जब हम वेयर कंडीशन में कहते हैं कि वो बुक्स दो जहाँ पे जो इशू की गई हैं, जब तो इशूड वाले टेबल में यूज़र आईडी इसके इक्वल हो। ठीक है, तो जो भी यूज़र लॉगिन होता है सिर्फ उसकी बुक्स आती हैं जो उसने इशू करवाई होती हैं। और वाइल लूप चला के हम इसी तरह बुक सारी डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, और फाइन कलेक्शन भी जिस तरह एडमिन के केस में हो रही थी उसी तरह ही है। अगर ये फाइन मैक्स 1000 है, अदरवाइज़ जितने भी एक्स्ट्रा डेज होंगे जो कि हम इंटरवल से लेते हैं, दो डेट पास करके हम इंटरवल डिफरेंस से कैलकुलेट कर लेते हैं और हम फाइन को कर देते हैं। और जो भी बुक का स्टेटस होता है अगर ज़ीरो होता है तो वो इशूड होती है, वन हो तो डिपॉजिट होती है। ठीक है, तो ये चूँकि डिपॉजिटेड हो चुकी हैं तो यहाँ पे डिपॉजिटेड दोनों के लिए आ रहा है कि इनका स्टेटस, इशू स्टेटस क्या आ रहा है, जैसे इशूड में इशू स्टेटस इसका भी वन है, इसका भी वन है, जो ये करंट यूज़र के लिए है ये वाली भी। मीन कि इस यूज़र ने जो भी दो बुक्स ली हैं उनका इशू स्टेटस जो है वन है, तो यहाँ पे डिपॉजिट शो हो रहा है। अगर किसी बुक का स्टेटस ज़ीरो होगा तो वो इशूड अभी तक डिस्प्ले होगी कि अभी तक रिटर्न नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद लॉग आउट बटन है, क्लिक करने से सेशन वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, नाम वगैरह जो डिस्प्ले हो रहा होता है ख़त्म हो जाता है। ये फाइल है हमारी छोटी सी लॉग आउट डॉट पी एच पी, इसमें सेशन डिस्ट्रॉय और हेडर कौन सी लोकेशन लॉग इन डॉट पी एच पी ओपन हो जाती है। आप जिस भी ऐसे लॉगिन होते हैं और उसके बाद जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक करते हैं सेशन डिस्ट्रॉय होके लॉग इन डॉट पी एच पी फाइल ओपन हो जाती है। तो ये थी हमारी कोडिंग डिफरेंट, सब फाइल्स को हमने ऑलमोस्ट कवर किया है। और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी मेरी दूसरी वीडियोज़ हैं वाइवा प्रिपरेशन के लिए और रन कैसे करना है वगैरह, तो उनको देखा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।